हेलो दोस्तों, मैं देवेश पानीग्राही निष्ठा ट्यूटोरियल्स जगदलपुर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको वीडियो पूरे 1 साल बाद देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो है कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। और आगे जितने भी वीडियो आएंगे वो कंप्यूटर पर आधारित होंगे और यह वीडियो तब तक आएंगे जब तक आपका पूरा कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। और मैं कोशिश करूंगा कि लॉकडाउन के भीतर ही ये जितने वीडियोस हैं कंप्यूटर पर आधारित वो ख़त्म हो जाए। चाहे आप व्यापम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर भी कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं यह वीडियो उन सभी के लिए सार्थक है। ठीक, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और वहाँ पर जो नीचे आपको बेल आइकॉन दिख रहा है वहाँ पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा कंप्यूटर के जितने भी नए लेक्चर डाले जाएंगे वो आपके पास निरंतर सबसे पहले पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके साथ ही हम लोग आज का अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, यानी कि कंप्यूटर की सामान्य जानकारी ऐसी जानकारी जो कि परिभाषाओं पर आधारित होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो निर्देशों एवं डाटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो निर्देशों एवं डाटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करती है, उनका विश्लेषण करती है तथा आउटपुट के रूप में हमें प्रदान करती है। बात क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं? इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं दोस्तों। हमारे द्वारा कंप्यूटर को इनपुट दिया गया 3 और 2 को जोड़ने का। कंप्यूटर उसे क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। कुछ समय के पश्चात वह उसके उत्तर को तैयार करेगा और हमें आउटपुट के रूप में उत्तर प्रदान करेगा। यही है कंप्यूटर की परिभाषा, जहां पर आपको 3 चीजें देखने को मिलती है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। यहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। लगभग आपके एग्जाम में ऐसे 4 प्रश्न बने हैं, ठीक है, जिसमें से हो गया हॉस्टल वार्डन, आरआई, फूड इंस्पेक्टर और बहुत सारे एग्जाम। ठीक है, तो चलिए आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आए हैं उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न जो मुझे नजर आता है वो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। यह जो प्रश्न है 2014 हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में आया है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम कौन सा है? कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम कौन सा है? यदि आप ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहां पर मुझे सी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि सबसे पहले कंप्यूटर के द्वारा इनपुट की प्रक्रिया होती है, उसके बाद उसका प्रोसेस होता है यानी कि प्रोसेसिंग होती है, उसके पश्चात लास्ट में हमें उत्तर के रूप में आउटपुट प्रदान किया जाता है। सबसे पहले क्या बोला मैं, हमारे द्वारा इनपुट दिया गया, उसके बाद उस हमारे इनपुट का प्रोसेसिंग हुआ, उसके पश्चात हमें आउटपुट की प्राप्ति होती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। ये तो बात हो गई 2014 हॉस्टल वार्डन के एग्जाम की। यह 2015 आरआई एग्जाम से संबंधित है। इसमें प्रश्न पूछा गया था जो कि इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। इनमें से कौन एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है? प्रश्न पूछा गया है नहीं है। तो ऑप्शन है डेटा इनपुट, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा संग्रहण, डेटा विश्लेषण। तो पहला जो ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों आप, पहला ऑप्शन है डेटा इनपुट। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब तक आप डेटा को इनपुट नहीं करेंगे, डेटा को कंप्यूटर में डालेंगे नहीं, तो उसका आउटपुट कैसे प्राप्त होगा? तो ये तो कंप्यूटर का एक कार्य है, तो डेटा इनपुट पहला सही है। उसके पश्चात देखते हैं डेटा प्रोसेसिंग। हमारे द्वारा जो इनपुट डाला गया है उसे प्रोसेस करने का काम भी कौन करता है? कंप्यूटर, तो दूसरा भी सही है। अब तीसरा पॉइंट है डेटा संग्रहण। डाटा का संग्रहण, मान लीजिए मुझे बहुत सारी अपने जो फैमिली की पिक्चर्स है, फोटोज़ हैं, उन्हें अपने कंप्यूटर में संग्रहण करना है, मेमोरी में डालना है। तो मुझे ये अधिकार है, यदि मेरे पास मेमोरी उपस्थित है, मेरे कंप्यूटर में जगह उपस्थित है, तो मैं सारे इमेजेस को, सारे फोटोज़ को वहाँ पर संग्रहित कर सकता हूँ। तो डाटा का संग्रहण ये भी बिल्कुल सही है। तो ए बी सी बिल्कुल सही है, लेकिन डाटा का विश्लेषण करने का अधिकार कंप्यूटर के पास नहीं होता। बात क्लियर है? तो प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा डी, डेटा विश्लेषण। ठीक है दोस्तों,
अब इसी से जुड़ा अगला प्रश्न जो है वो 2017 आमीन के एग्जाम में आया था दोस्तों, ठीक है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? और ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, इनपुटिंग, आउटपुटिंग, प्रोसेसिंग और अंडरस्टैंडिंग। देखिए मैंने शुरू के 3 ABC मैंने आपको पढ़ाए हैं, कौन कौन से? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। एक जो बच गया है जो कंप्यूटर का काम नहीं है वो है अंडरस्टैंडिंग। बात क्लियर है दोस्तों? मुझे उम्मीद है दोस्तों मैंने जितने भी आपको 3 प्रश्न बताए हैं वो पूर्ण रूप से क्लियर होंगे, और यदि यह प्रश्न क्लियर नहीं होते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर के विशेषताओं के अंतर्गत पहला जो आता है वो है गति, कंप्यूटर की गति या फिर स्पीड। तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट आ रहा है, गति के अंतर्गत पहला जो पॉइंट आ रहा है वो है कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को हर्ट्ज में नापा जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? कंप्यूटर प्रोसेसर, देखो कंप्यूटर की गति की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों मैं, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को हर्ट्ज में नापा जाता है। HZ से इसे डिनोट करते हैं। बात क्लियर है? कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को हर्ट्ज में मापते हैं। वहीं पर कंप्यूटर की गति को किस में मापते हैं? MIPS। क्या बोल रहा हूं दोस्तों? कंप्यूटर की गति को किस में मापते हैं? MIPS, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन पर सेकेंड। बात क्लियर है? कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को किस में माप रहे हैं? हर्ट्ज में। वहीं पर कंप्यूटर की गति को किस में माप रहे हैं हम लोग? MIPS। किस में? MIPS। अगला जो इसकी खासियत है गति के अंतर्गत वो है कंप्यूटर 1 सेकंड में कितने निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। तो याद रखना है कंप्यूटर प्रति सेकंड 30 लाख निर्देशों को प्रोसेस करने की क्षमता रखता है दोस्तों। क्या बोल रहा हूं मैं? कंप्यूटर प्रति सेकंड 30 लाख निर्देशों को प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। बात क्लियर है? अब जो अगला है दोस्तों वो है, यदि कंप्यूटर को कोई गणना करना है तो कंप्यूटर किसी भी गणना को कितने सेकंड में कंप्लीट कर सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कंप्यूटर की गणना की जो स्पीड है, कंप्यूटर की गणना करने की जो क्षमता है वो नैनो सेकंड है। यानी कि कंप्यूटर किसी भी गणना को नैनो सेकंड में कंप्लीट कर सकता है। अब ये नैनो सेकंड कितना होता है? 10⁻⁹। बात क्लियर है दोस्तों? तो कंप्यूटर से जुड़े अगली विशेषताओं की ओर बढ़ते हैं। तो अगली विशेषता है आपका एक्यूरेसी या फिर त्रुटि रहित कार्य करना। दोस्तों जैसे कि हमें पता है यदि हम कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का इनपुट डालते हैं, यदि हम कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का इनपुट डालते हैं तो आउटपुट के पश्चात हमें जो उत्तर प्राप्त होता है, आउटपुट के पश्चात जो उत्तर हमें प्राप्त होता है वो बिल्कुल ही सही होता है। बात क्लियर है? यदि हमारे इंस्ट्रक्शन में, हमारे इनपुट में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है तो कंप्यूटर में यह चांसेस है ही नहीं कि वो गलत उत्तर या फिर गलत आउटपुट हमें देगा। इस कारण हम बोल सकते हैं कंप्यूटर की बहुत ही अद्वितीय विशेषता है कि कंप्यूटर त्रुटि रहित होता है। यदि इसके अगले विशेषता की ओर बढ़े तो अगला विशेषता है स्वचालित या फिर बोलते हैं हम लोग इसको ऑटोमेटिक। कंप्यूटर ऑटोमेटिक होता है दोस्तों, लेकिन कब? जब उसे एक बार शुरू कर दिया जाए। यदि मानव के द्वारा कंप्यूटर को एक बार काम करने का निर्देश दे दिया गया, मैं क्या बोल रहा हूं, यदि मानव के द्वारा कंप्यूटर को एक बार शुरू या फिर चालू होने का निर्देश दे दिया गया तो वह खुद से चालू रहता है, वह खुद से काम करता है। ठीक है दोस्तों, ये उसके स्वचालित या फिर ऑटोमेटिक विशेषता को प्रदर्शित करता है। अगली जो इसकी विशेषता है वो है कर्मठता या फिर इसी को बोलते हैं डिलिजेंस। तो देखो कर्मठता क्या है दोस्तों? कर्मठता का मतलब है कि किसी भी काम को पूर्ण रूप से कर्मठ होकर करना। यानी कि जिस जोश के साथ मैं किसी काम को आज के दिन में कर रहा हूं, आज से 3 महीने बाद भी आप मुझे देखें तो मैं उसी काम को उसी जोश के साथ करूं, यही कार्य की कर्मठता कहलाती है। उसी प्रकार से कंप्यूटर की विशेषता एक है कर्मठता, यानी कि आप कंप्यूटर को जो काम करने के लिए आज बोलेंगे उसी प्रकार से, उसी गति से आपको कंप्यूटर 3 महीने बाद भी काम करता हुआ मिलेगा। यही कंप्यूटर की कर्मठता को प्रदर्शित करता है। उसकी अगली विशेषता है दोस्तों विश्वसनीयता। विश्वसनीयता या फिर इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। विश्वसनीयता से तात्पर्य कंप्यूटर का इस प्रकार से है कि आप जब कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का सही डाटा डालते हैं, सही इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो आउटपुट के पश्चात हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वो त्रुटिहीन होता है, बिल्कुल ही सही होता है, सही समय पर प्राप्त होता है, बिल्कुल एक्यूरेट प्राप्त होता है, जो कि कंप्यूटर की विश्वसनीयता को प्रदर्शित करता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है कंप्यूटर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है कंप्यूटर की, जो आपके एग्जाम में बहुत बार आया है। तो विश्वसनीयता को आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसकी अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं। तो अगली विशेषता है पुनरावृत्ति या फिर रिपीटेशन। अगली विशेषता क्या है? पुनरावृत्ति या फिर रिपीटेशन। तो याद रखिए दोस्तों, आप कंप्यूटर को निर्देश देकर किसी भी काम को, क्या बोल रहा हूं मैं, आप कंप्यूटर को निर्देश या फिर आदेश देकर किसी भी काम को जितनी बार चाहे उतनी बार करा सकते हैं, वही उसकी पुनरावृत्ति या फिर रिपीटेशन कहलाती है। अगली विशेषता है विविधता। तो कंप्यूटर की विविधता जो है वो इस पर निर्भर करती है कि हम कंप्यूटर को आदेश कैसे देते हैं। यदि हम कंप्यूटर को आदेश दें कि कंप्यूटर एक समय में बहुत सारे काम को कर सके, एक समय में एक से अधिक कामों को करना ही क्या कहलाता है? विविध प्रकार के कार्य कहलाते हैं, विविध प्रकार के काम कहलाते हैं। वही कंप्यूटर की विविधता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। वहीं पर सार्वभौमिकता आ रही है दोस्तों। तो सार्वभौमिकता या फिर वर्सेटिलिटी जो है वो इस प्रकार से है कि आज के समय में सार्वभौमिकता, कंप्यूटर का जो गुण है सार्वभौमिकता, उसने पूरी दुनिया को अपना कायल बनाकर रखा है दोस्तों। किस प्रकार से? आज कंप्यूटर सिर्फ लोगों के घरों तक ही सीमित नहीं है, व्यापारिक दृष्टिकोण से या फिर अनुसंधान की दृष्टि से भी इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, जो कि इसकी सार्वभौमिकता को प्रदर्शित करता है दोस्तों। बातें क्लियर है यहां तक? अब इसकी अगली विशेषता है दोस्तों गोपनीयता या फिर सिक्रेसी। देखो गोपनीयता क्या है दोस्तों? मान लीजिए मेरे घर में एक कंप्यूटर रखा हुआ है और उसमें बहुत ही ऐसी फाइलें रखी गई है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं जो सिर्फ किसके द्वारा देखी जानी चाहिए? मेरे द्वारा, यानी कि जो उस कंप्यूटर का मालिक है। लेकिन उसी समय कोई चोर मेरे कंप्यूटर से मेरी जानकारी चुराने की कोशिश करेगा तो वह उसे नहीं चुरा पाएगा। क्यों नहीं चुरा पाएगा? क्योंकि वह फाइल्स सीक्रेट है, उसे एक्सेस करने की क्षमता किसके पास है? मेरे पास, या फिर जिसका कंप्यूटर है उसके पास। इस प्रकार से यह कंप्यूटर की विशेषता है, गोपनीयता को प्रदर्शित करता है। बात क्लियर है? अगली जो विशेषता है वो है स्थायी भंडारण क्षमता एवं विशाल भंडारण क्षमता। स्थायी भंडारण क्षमता से तात्पर्य इस प्रकार से दोस्तों, मान लीजिए आज मैं आपसे उस प्रश्न के बारे में पूछ रहा हूं जो आपने कभी दूसरी या तीसरी की कक्षा में पढ़ा था, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, 99% ये चांसेस है कि आप उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। बात क्लियर है? लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। यदि आप कंप्यूटर को बहुत अच्छे से संभाल कर रखते हैं तो वह सैकड़ों वर्ष पुराने डाटा भी सुरक्षित संभाल कर आपको प्रदर्शित कर देगा। बात क्लियर है? यही क्या बताते हैं, उसके स्थायी भंडारण को प्रदर्शित करते हैं। अब उसी में आता है दोस्तों विशाल भंडारण क्षमता। विशाल भंडारण क्षमता के अंतर्गत हम लोग यह सोच सकते हैं बहुत सारे फोटोज, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे वीडियोज हम आज कंप्यूटर में डाल सकते हैं, जो कि उसकी विशाल भंडारण क्षमता को प्रदर्शित करता है। पहले जो कंप्यूटर आते थे वो फ्लॉपी डिस्क में आते थे, कुछ एमबी के, फिर कुछ जीबी के हार्ड डिस्क आए। वर्तमान में आपको जो हार्ड डिस्क प्राप्त होता है मार्केट से वह लगभग टीबी के आसपास होता है, ठीक है दोस्तों। और उसके अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं, स्फूर्ति या फिर एजिलिटी। स्फूर्ति, कंप्यूटर बहुत ही स्फूर्ति के साथ काम करता है दोस्तों। हम और आप एक बात के लिए आलस कर सकते हैं, कुछ समय काम करने के पश्चात थक सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा कोई टेंशन नहीं है। कंप्यूटर समान एक्यूरेसी के साथ, समान गति के साथ एक ही कार्य को कितनी बार भी कर सकता है, या फिर अलग अलग कार्यों को भी कितनी बार भी कर सकता है। बात क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पर जो है कंप्यूटर की विशेषताएं समाप्त होती है, और उम्मीद करता हूँ कि कंप्यूटर की विशेषताएं आपको पूर्ण रूप से समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पर आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। यह 2018 श्रम निरीक्षक का प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, GIGO शब्द का संबंध किससे है? क्या पूछा गया है? GIGO शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पहला जो है शुद्धता, दूसरा है स्वचालिता, तीसरा है लचीलापन, चौथा है व्यापकता। तो सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको GIGO को समझना होगा। यहां पर जो GIGO है इसका तात्पर्य है, इसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, याद रखना, कचरा। यानी कि जितना कचरा इनपुट हम कंप्यूटर को देंगे, कचरा इनपुट से कहने का मतलब खराब इनपुट हम कंप्यूटर को देंगे, कंप्यूटर उतना ही खराब आउटपुट हमें प्रदान करेगा। तो इन सारे तथ्यों को पढ़ने के पश्चात एक शब्द जो यहां से उभर कर आ रहा है वो है खराब तथ्य। खराब, इससे संबंध प्रदर्शित होता है ऑप्शन में से शुद्धता। यानी कि GIGO का संबंध किससे है दोस्तों? शुद्धता से है। किससे है? शुद्धता से।
बात क्लियर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस अनुप्रयोग के लिए अट्रैक्टिव है। क्या प्रश्न पूछा गया है? कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस अनुप्रयोग के लिए अट्रैक्टिव है क्योंकि इसका कारण है। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा शुद्धता, दूसरा ऑप्शन है विश्वसनीयता, तीसरा गति और चौथा निम्नलिखित में से सभी। तो सीधी सी बात है, शुद्धता के कारण ही तो हम इसका उपयोग व्यापारिक दृष्टिकोण से कर रहे हैं और इसकी विश्वसनीयता को देखकर हम इसका उपयोग व्यापार में कर रहे हैं। वहीं पर इसकी गति को देखकर, इसकी स्पीड को देखकर हम इसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं? व्यवसाय में कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि चौथा जो ऑप्शन सही है, यह दिए गए सभी ऑप्शन सही हैं वाला वो बिल्कुल सही होगा, यानी आपका डी ऑप्शन इनमें से सभी सही उत्तर है। तो इन टॉपिक्स में से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं कंप्यूटर की सीमाएं या फिर लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, पहली जो इसकी लिमिटेशन है वो है खर्चीला। यह जो कंप्यूटर था वो बहुत ही ज़्यादा खर्चीला था, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इसे लेना या फिर अपने घर में लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, इसके प्राइस के कारण, इसके रेट के कारण। ठीक है दोस्तों, तो यह इसकी सीमाओं के अंतर्गत पहला है खर्चीला या फिर एक्सपेंसिव। अगला है दोस्तों आत्मरक्षा करने में यह अक्षम है, अनेबल इन सेल्फ प्रोटेक्शन। दोस्तों मान लीजिए कोई हैकर है जो कंप्यूटर को हैक करता है, वो आकर यदि कंप्यूटर में कुछ गतिविधियां कर रहा है, आपके डाटा को चुराने की कोशिश कर रहा है, तो कंप्यूटर उसे रोक नहीं कर सकता। बात क्लियर है दोस्तों। इसी में अगला है दोस्तों बुद्धिहीनता, नो माइंड, यानी कि कंप्यूटर का अपना कोई दिमाग नहीं होता। कहने का मतलब वह स्वयं से निर्णय नहीं ले सकता। जब तक हम उसे निर्देश नहीं देते वह स्वयं कुछ कार्य नहीं कर सकता दोस्तों। यही उसकी बुद्धिहीनता को प्रदर्शित करता है। उसके पश्चात आता है दोस्तों वायरस से खतरा, यानी कि मान लीजिए हमारे द्वारा इंटरनेट चलाया जाता है या फिर किसी अन्य माध्यम से हमारे कंप्यूटर में वायरस आता है, तो स्वयं कंप्यूटर उस वायरस से निपटने के लिए तैयार नहीं है। उससे बचने के लिए हमें उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस डालने पड़ते हैं एंटीवायरस के रूप में, किंतु बिना डाले वह स्वयं से उनसे नहीं निपट सकता। यानी कि वायरस का खतरा जो है वो उसकी सीमाओं को प्रदर्शित करता है। अगला है विद्युत पर आधारित, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब तक आपके कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं की जाएगी तब तक आपका कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। तो ये जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं, यही 4 पॉइंट्स हैं जो कि कंप्यूटर की सीमाओं को तय करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कंप्यूटर के उपयोग। कंप्यूटर के बहुत सारे उपयोग हैं जो कि आपके एग्जाम में निरंतर पूछे जा रहे हैं, जिसमें से पहला है शिक्षा। कंप्यूटर का बहुतायत में शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों। तो शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है? मान लीजिए किसी कारण आप घर पे बैठे हुए हैं, आपकी तबीयत खराब है, यानी कि जैसे वर्तमान स्थिति को देख लूँ, लॉकडाउन की स्थिति। लॉकडाउन की स्थिति में यदि आपको किसी लाइब्रेरी से किसी बुक को पढ़ना है तो वर्तमान स्थिति में आप कंप्यूटर की सहायता से उस बुक को अपने कंप्यूटर में भी पढ़ सकते हैं या फिर अपने मोबाइल फ़ोन पर भी, स्मार्टफोन पर भी पढ़ सकते हैं। ये जो स्मार्टफोन है वो क्या है? कंप्यूटर का छोटा रूप है। बात क्लियर है। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति ला दी है कंप्यूटर ने। ठीक है दोस्तों, अगला है बैंक। बैंकिंग क्षेत्र में पहले जो बैंक हुआ करते थे वो पूर्ण रूप से कागजों पर आधारित होते थे, लेकिन वर्तमान बैंक जो है वो पूर्ण रूप से कंप्यूटर पर आधारित है। यानी कि उसमें लेखा जोखा रखना या फिर उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगली जो है वो है डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में। डिफेंस के क्षेत्र में कंप्यूटर का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है? मिसाइलों के निर्माण में, रडार का पता लगाने में या फिर बहुत सारे रक्षा यंत्रों के डिज़ाइन में किसका उपयोग किया जाता है? आपका कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों संचार या फिर कम्युनिकेशन। अब देखिए हम लोग कंप्यूटर की सहायता से बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन स्थापित कर सकते हैं। किस प्रकार से? आपने कंप्यूटर में देखा होगा एक वेबकैम लगा होता है, उसकी सहायता से जो लाखों मील दूर बैठा हुआ भी व्यक्ति है वो हमें देख सकता है, हम उससे बात कर सकते हैं। आप जैसे कंप्यूटर या फिर मोबाइल पर देख सकते हैं, मोबाइल पे ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिसकी सहायता से हम सामने वाले व्यक्ति से फेस टू फेस बात कर सकते हैं, जो कि इसके कम्युनिकेशन के तकनीक को बहुत ज़्यादा उन्नत करती है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाती है। ठीक है, अगला है नेक्स्ट है पब्लिकेशन या प्रकाशन।
प्रकाशन या पब्लिकेशन। तो ये प्रकाशन या पब्लिकेशन में कंप्यूटर का किस प्रकार से योगदान है। मान लीजिए आपको कोई बुक प्रिंट करवाना है, तो आपको यदि उसके सामने पेज को डिज़ाइन करना है, फ्रंट पेज को डिज़ाइन करवाना है या फिर बैक पेज को डिज़ाइन करवाना है, तो आपको इसके लिए किसकी सहायता पड़ती है, किसकी ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है इसका अंतरिक्ष विज्ञान में। अंतरिक्ष विज्ञान में या फिर स्पेस साइंस में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमें नए पार्ट्स बनाने में या फिर उनके डिज़ाइन करने में कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और हमारे द्वारा मान लीजिए सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज दिया गया है, तो वह सैटेलाइट की स्थिति ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है हमें दोस्तों? कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगला है दोस्तों उद्योग या फिर इंडस्ट्री। कंप्यूटर की सहायता से वर्तमान में अच्छी गुणवत्ता की वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है और उद्योग के अंतर्गत जो इसके स्टॉक होते हैं, कितने सामान बचे हैं, कितने दे दिए गए हैं, उसको मेंटेन करने के लिए भी कंप्यूटर का बहुतायत में प्रयोग किया जा रहा है उद्योग जगत में। ठीक है दोस्तों, अगला है वैज्ञानिक अनुसंधान या फिर साइंटिफिक रिसर्च। तो वैज्ञानिक अनुसंधान में किस प्रकार से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? नए तत्वों का पता लगाने या फिर बहुत सारी विज्ञान की जटिल समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए आज कंप्यूटर का बहुतायत में उपयोग किया जा रहा है साइंटिफिक तरीके से। अगला है दोस्तों प्रशासन। तो प्रशासन में कंप्यूटर का प्रयोग किस प्रकार से है? तो पारदर्शिता लाने के लिए वर्तमान में कंप्यूटर प्रशासन के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हुआ है, या फिर यूँ बोल सकते हैं कि जनता और प्रशासन के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। या फिर और एक बात बोला जा सकता है कि सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, उसे सही तरीके से पहुंचाने के लिए जनता तक किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो अगला है दोस्तों टिकट रिजर्वेशन या फिर टिकट बुकिंग। तो मैं घर बैठे ही कंप्यूटर की सहायता से जितनी चाहे उतनी टिकट, जहां चाहे वहां की टिकट को बुक कर सकता हूं या फिर रिजर्वेशन कर सकता हूं। यही कंप्यूटर की विशेषता है। अगला है दोस्तों मनोरंजन या फिर एंटरटेनमेंट। यदि आप घर पर बैठे हैं और आपके घर पर कंप्यूटर है, तो आप कंप्यूटर में एंटरटेनमेंट के रूप में बहुत सारे पिक्चर्स देख सकते हैं, बहुत सारी मूवीज़ देख सकते हैं, और मुख्य तौर पर आप कंप्यूटर में गेम खेल सकते हैं जो कि आपको कभी बोर होने नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके आखिरी खासियत और सबसे महत्वपूर्ण खासियत की ओर या फिर उपयोग की ओर बढ़ते हैं, वो है चिकित्सा या फिर मेडिसिन। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान स्थिति में आपको पता होगा कंप्यूटर की सहायता से जो रोबोट्स बनाए गए हैं, वही रोबोट्स कई जगह पर आज मानवों का इलाज कर रहे हैं या फिर उनका ऑपरेशन कर रहे हैं। यानी कि हम यह भी बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग वर्तमान में लोगों की जानों को बचाने के लिए भी किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने जितना भी आपको बताया है वो आपके पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। इसके साथ ही दोस्तों आज की कक्षा समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।